काफी सारे सवाल आज भी पूछे गए हैं, जिसमें से सबसे पहला सवाल आता है प्रियांक कुमारी की तरफ से। सर, क्या एसबीआई कॉन्ट्रा फंड से हमें निकल जाना ही बेहतर होगा? तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड डेफिनेटली काफी लोग का कमेंट आ रहा है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड को लेकर कि एसबीआई कॉन्ट्रा फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। देखिए, हर फंड हमेशा अच्छा नहीं परफॉर्म करते रहता है। अगर हर फंड अच्छा परफॉर्म करने लगेगा हमेशा, तो 30, 40, 50, 60, 100% का रिटर्न सीएजीआर या एक्सआईआर टर्म्स में देने लगेगा, जो कि होता नहीं है। तो फंड की डाउन साइड जो परफॉर्मेंस होती है, अप साइड परफॉर्मेंस होती है, वो हर कुछ सालों पे आते जाते रहती है। तो डाउन साइड में आप बने रहोगे, आपकी एनएवी एक्युमुलेट होगी, तो अप साइड के टाइम पे, रैली के टाइम पे आप अच्छे वहां पे पैसे बना पाओगे। तो अगर अभी यहां से आगे 5, 6, 7 ईयर्स तक का व्यू है इन्वेस्टमेंट का, तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के अंदर बने रहने में कोई दिक्कत नहीं है इन माय ओपिनियन। और अगर यहां से अभी से भी आगे 10, 12, 15 मतलब 7, 8 साल से ऊपर कितने भी सालों का अगर गोल है, व्यू पॉइंट है इन्वेस्टमेंट का, होल्डिंग का, तो एसबीआई कॉन्ट्रा से कोई भी, चाहे एसबीआई का ही हो या दूसरे किसी एएमसी का, मिड कैप या स्मॉल कैप के अंदर मूव कर जाना बेहतर चॉइस होगा। खासकर स्मॉल कैप के अंदर मूव कर जाना बेहतर चॉइस होगा। आप खुद कंपेयर कर सकते हो कि अगर आप 10 साल 12 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो कॉन्ट्रा फंड में, या लार्ज कैप फंड में, या मिड कैप फंड में, या स्मॉल कैप फंड में, सेम ही एएमसी के, तो क्या आपके रिटर्न्स में अंतर आता है। तो अगर आगे 5-6 ईयर्स तक का गोल है, तो सेम फंड में रहना ज्यादा बेहतर है, और उससे ज्यादा टाइम का गोल है तो मिड या स्मॉल की तरफ मूव कर जाना ज्यादा बेहतर होगा, जिन लोगों ने भी कॉन्ट्रा फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है। सेकेंड क्वेश्चन है अमंत्या जी का, कोई भी एएमसी माइक्रो कैप एक्टिव फंड लॉन्च नहीं करती है। तो देखिए, कोई भी एएमसी इंडेक्स में माइक्रो कैप फंड जरूर लॉन्च कर सकती है, लेकिन एक्टिवली मैनेज्ड माइक्रो कैप फंड नहीं लॉन्च कर सकती है, क्योंकि प्रेजेंट की जो रेगुलेशन है वो रेगुलेट करती है म्यूचुअल फंड को एक्टिवली मैनेज फंड के लिए, कि टॉप के लार्ज कैप जो 100 स्टॉक्स हैं वो लार्ज कैप कहलाते हैं, उन 100 स्टॉक्स के बाद के 150 स्टॉक्स मिड कैप कहलाते हैं, और उन 150 स्टॉक्स के बाद नीचे की जितनी भी स्टॉक्स हैं वो सब स्मॉल कैप कहलाती हैं। मतलब ऊपर के 250 में लार्ज मिड हो गया, और नीचे की, ऊपर के 250 के अलावा नीचे की जितनी कंपनी है वो म्यूचुअल फंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग स्मॉल कैप कंपनीज है, उनके अंदर एक्टिवली मैनेज्ड स्मॉल कैप फंड इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो माइक्रो कैप इंडेक्स होता है, माइक्रो कैप इंडेक्स कितने नंबर पे आता है, वो टॉप 500 स्टॉक्स को हटा देते हैं, तो नीचे की जो 250 होती है वो माइक्रो कैप इंडेक्स होती है। तो अगर ऐसी रेगुलेशन के अंदर चेंजेस हो आगे चल के, कि ऊपर की 100 लार्ज कैप, उसके बाद की 150 मिड कैप, उसके बाद की सिर्फ जो 250 स्टॉक्स है वही स्मॉल कैप एक्टिवली कहलाएंगी, तो फिर एक्टिव माइक्रो कैप फंड लॉन्च हो सकता है। लेकिन क्योंकि अभी जो एक्टिव स्मॉल कैप फंड्स हैं पहले से अवेलेबल, उन्हीं फंड्स के अंदर में माइक्रो मिनी सारे स्टॉक्स आ जाते हैं, वही फंड अवेलेबल है इन्वेस्ट करने के लिए माइक्रो मिनी सारे ही स्टॉक्स के अंदर में, इस कारण से अलग से ये फंड लॉन्च नहीं हो सकते। फ्यूचर में रेगुलेशन चेंज होगी तो डेफिनेटली ऐसा पॉसिबल है लॉन्च होने का, लेकिन अभी के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चेंज मतलब लॉन्च नहीं कर सकती है कोई भी एएमसी एक्टिवली मैनेज्ड माइक्रो कैप फंड, इसी कारण से। एक सवाल जो कल के वीडियो के रिस्पांस में आया, बहुत ज्यादा ये सवाल आया, सवाल नहीं कमेंट आया एक तरीके का, कि आज से 29 साल पहले 10,000 रुपए भी काफी ज्यादा होते थे। और ये रिस्पांस कमेंट आया क्योंकि मैंने बताया कि जो निपॉन विजन फंड है और निपॉन मिड कैप फंड, जो निपॉन का ग्रोथ फंड है, उन्होंने 29 ईयर्स कंप्लीट किए हैं, और एक ने लगभग 11-12 करोड़ बना के दिया है और एक ने 26 करोड़ बना के दिया है। तो चलो निपॉन ग्रोथ फंड की अगर हम बात करते हैं, जिसने 26 करोड़ बनाया है 29 सालों में 10,000 की एसआईपी को, तो ठीक है, ये बात मैं भी मानता हूं कि ज्यादातर लोग 10,000 रुपए की एसआईपी आज से 29 साल पहले नहीं कर सकते थे, लेकिन 1,000 रुपए की कर सकते थे। 1,000 रुपए की, तो 1,000 रुपए की एसआईपी भी लगभग 2.5 करोड़ रुपए बना देती, उससे ऊपर। 500 रुपए की एसआईपी कर सकते थे, 500 रुपए की भी एसआईपी 1 करोड़ से ऊपर की वैल्यू बना देती 29 सालों में। तो मतलब ये नहीं है कि एसआईपी के लिए पैसे नहीं थे, आप गलत जगह पे चले जाते हो।
आपको क्या देखना है वो आप देखते ही नहीं हो। ये सब लोगों ने कमेंट किया कि 10,000 रुपए नहीं थे इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन ये किसी ने कमेंट नहीं किया कि 500 रुपए से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते थे तो भी 1 करोड़ से ऊपर बन जाता। ये भी तो कमेंट कर सकते थे। तो पॉजिटिव साइड में किसी का माइंडसेट जाता ही नहीं है, निगेटिव साइड में माइंडसेट सबका चला जाता है। एक्चुअल में दिक्कत क्या थी उस पे तो एक्चुअल में वहां पे प्रॉब्लम क्या थी, दिक्कत क्या थी, ये किसी ने नहीं सोचा। एक्चुअल में पैसे की दिक्कत नहीं थी, क्योंकि 500 भी इन्वेस्ट करते, 2-3 महीने रुक रुक के 1,000 रुपए 1,500 रुपए इन्वेस्ट करते, ऐसा इन्वेस्ट कर सकते। दिक्कत ये थी कि उस टाइम पे इंफॉर्मेशन नहीं थी, ईज नहीं था, इतना ज्यादा इजी नहीं था इन्वेस्टमेंट करना, इतना ज्यादा सेफ्टी नहीं था, भरोसा नहीं था। ये सब परेशानी थी उस समय पे। पैसे नहीं थे, ये परेशानी नहीं थी। मान लो हर महीने ठीक है, अगर मान लो कि उस टाइम पे ये भी नहीं हुआ कि आप 100 रुपए महीने इन्वेस्ट भी करते, तब भी तो बहुत 26-27 लाख का कॉर्पस अभी होता आपके पास, कम से कम भी होता तो इतना होता। और चलो 100 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करने की उसमें ऑप्शन नहीं था, तो 5 महीने रुक के 500 रुपए इन्वेस्ट करते, एक साल में एक ही बार 1,000, 1,200, 2,000 रुपए इन्वेस्ट करते। तो इन्वेस्ट करने का ऑप्शन हमेशा ही रहता है, लेकिन इंफॉर्मेशन नहीं रहती है, ट्रस्ट नहीं रहता है। तो असल में दिक्कत इस चीज की थी। तो उस टाइम पे ठीक है, इंफॉर्मेशन ट्रस्ट नहीं था। अभी तो इंफॉर्मेशन है, ट्रस्ट है, ईज ऑफ डूइंग है, तो हमें उससे मोटिवेशन लेके अभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है। ये नहीं सोचना है कि उस टाइम पे तो पैसे ही नहीं थे। भाई थे, 10,000 नहीं करते, 100 रुपए करते, 200 रुपए करते, 500 रुपए करते, लेकिन इंफॉर्मेशन नहीं थी, जानकारी नहीं थी। इसलिए मेरे भी पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स ने नहीं किया और आपके भी पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स ने नहीं किया, क्योंकि जानकारी और सिक्योरिटी का अभाव था। अब देखो, ये कमेंट मैंने जानबूझकर, हो सकता है आपको थोड़ा सा ये अजीब लगे, लेकिन जानबूझकर कमेंट मैंने ये रखा है जिससे कि आपको माइंडसेट समझ में आए, जो नए इन्वेस्टर होते हैं उनका क्या होता है और क्यों पैसा ज्यादातर लोग नहीं बना पाते। ये कमेंट है रॉकस्टार की तरफ से। 2 कमेंट है यहाँ पे। पहला कमेंट है, कभी भी भूल से ज्यादा पैसा स्मॉल कैप में मत डालना, ज्यादा लालच डुबा देगी। इसके बाद ये सब डैश 15 साल या 20 साल वाली बकवास बात है। देखो, सबसे पहले तो हम जो बातें करते हैं वो किसी भी एक्सपेक्टेशन को नहीं लेके करते, हम रियलिटी को लेके बात करते हैं कि पिछले 15 साल में, 20 साल में या 29 साल में, 30 साल में क्या हुआ है। और अगर पिछले 30 सालों में ये हुआ है तो अगले 30 सालों में भी हम इससे थोड़ा कम ही की उम्मीद कर सकते हैं। हम ऐसी बात करते हैं, हम ये नहीं कहते कि इतना तो हो ही जाएगा, और बिना किसी एक स्टेप के नहीं बात करते। पीछे जो चीजें हो चुकी हैं उसी को एक बेस बना के हम बात करते हैं। तो बकवास तो इन माय ओपिनियन नहीं है। सेकंड जो इनका चीज है, मेरा क्वांट और निपॉन स्मॉल कैप फंड में 2 महीने हुए इन्वेस्ट करते हुए और कंटिन्यूसली निगेटिव रिटर्न आ रहे हैं, जबकि मिड कैप में रिटर्न्स बहुत हाई तो नहीं, लेकिन फिर भी एवरेज अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं। तो देखिए, यही होता है माइंडसेट का प्रॉब्लम। आप लार्ज कैप को मिड कैप के साथ और स्मॉल कैप के साथ, या स्मॉल कैप को मिड कैप के साथ, मतलब लार्ज, स्मॉल, मिड, माइक्रो, ये 4 कैटेगरी हो गई मार्केट कैप वाइज। आप इनमें से किसी एक को किसी दूसरे के साथ कर ही नहीं सकते कंपेयर। किसी टाइम पीरियड पे कोई अच्छा दे रहा है तो दूसरा खराब क्यों दे रहा है, ये माइंडसेट का आपके दिक्कत है। इवन आप एक लार्ज कैप को दूसरे लार्ज कैप के साथ, एक मिड कैप को दूसरे मिड कैप के साथ तो कंपेयर कर सकते, लेकिन स्मॉल कैप में तो आप एक स्मॉल कैप को दूसरे स्मॉल कैप के साथ भी कंपेयर कर रहे हो, तो वो आपकी गलती ही है। क्योंकि स्मॉल कैप का जो यूनिवर्स है वो इतना बड़ा है कि एक स्मॉल कैप दूसरे स्मॉल कैप से काफी अलग परफॉर्म कर सकता है अलग अलग टाइम पीरियड में। लेकिन हमें देखना ये चाहिए, हमें डेटा ये एनालाइज करना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में सारे ने क्या किया है और मेजॉरिटी में लॉन्ग टर्म में क्या परफॉर्मेंस है अलग अलग इंडेक्स का या अलग अलग कैटेगरी के फंड्स का। हमें ये देखना चाहिए। 2 महीने हुए इन्वेस्ट किए हुए और हम देख रहे हैं कि लार्ज कैप में ज्यादा पैसा बन रहा है, मिड कैप में थोड़ा कम बन रहा है, स्मॉल कैप में तो बन ही नहीं रहा, तो ऐसे जिंदगी में कभी वेल्थ नहीं बन पाएगी आपकी। इन्वेस्टमेंट करने आए हैं जब स्मॉल कैप में, तो मिनिमम 10 साल का आपका तो कम से कम होल्डिंग पीरियड होगा ही। तो इस 10 साल में आप 2 महीने में परेशान हो, आपको 2 साल ऐसा देखना पड़ सकता है कि लार्ज कैप में थोड़ा बहुत रिटर्न बनेगा और मिड कैप और स्मॉल कैप में 0 रिटर्न बनेगा, हो सकता है निगेटिव में 10% में हो। 2 साल ऐसा, 3 साल ऐसा पीरियड आ सकता है,
क्योंकि पीछे में भी आया है 2 साल 3 साल का ऐसा पीरियड, और फिर भी इस 2-3 साल के ऐसे पीरियड को झेलते हुए भी 10 साल में 20%, 22%, 25% का एक IRR जनरेट हुआ है। दिक्कत वही माइंडसेट का हो जाता है, और जब तक ये सुधारोगे नहीं तब तक कुछ नहीं हो सकता है। 2 महीने, 5 महीने, साल भर इन्वेस्ट करो और डर के निकल के भाग जाओ, रोते रहो, चिल्लाते रहो, कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं होने वाला जब तक आपका माइंडसेट सही नहीं होगा, साइकोलॉजी सही नहीं होगी इन्वेस्टमेंट को लेके। अगर आपको चाहिए कि धीरे-धीरे कछुए की तरह रिटर्न बनते रहे, तो लार्ज कैप में जाना ही पड़ेगा। और अगर आपको चाहिए कि खरगोश की तरह जंप करके रिटर्न बने, तो वो जंप नीचे की तरफ भी होता है और जंप ऊपर की तरफ भी होता है, और तभी एवरेज 10 साल 15 साल में अच्छा रिटर्न बन पाता है। तो ऐसे में निगेटिव भी आपको झेलना पड़ेगा और पॉजिटिव में खुश भी होना पड़ेगा। माइंडसेट करो चेंज, नहीं तो बैठे रहो पकड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है श्रेय कुलश्रेष्ठ की तरफ से। आशु भाई, ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के स्मॉल कैप एनएफओ के बारे में बताओ। देखिए, स्मॉल कैप या फ्लेक्सी कैप या इंडेक्स फंड वगैरह, ये सब जो एनएफओज अभी आते हैं, हम नॉर्मल जो कि अब स्मॉल कैप की ही बात करते हैं, तो लगभग 25 स्मॉल कैप फंड पहले से मार्केट में है। अब नया किसी भी ट्रस्ट का ही नहीं, किसी भी एएमसी का एनएफओ आया है, तो हमें क्यों उस स्मॉल कैप फंड के एनएफओ के बारे में बात करने की जरूरत है? हम तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड देख ही नहीं सकते कि वो क्या उसकी परफॉर्मेंस पास्ट में रही है, नहीं देख सकते। जब वो लॉन्च होगा तब से उसका रिकॉर्ड होना शुरू होगा। तो ऐसे में जब हमारे पास पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड लंबे लंबे वाले स्मॉल कैप फंड है, तो क्यों हम नए एनएफओ के बारे में सोचने जाए? नए एनएफओ के बारे में तब हम सोचने जाते हैं जब ऐसा कोई एनएफओ लॉन्च होता है जिसका हम पास्ट रिकॉर्ड देख सकते हैं। जैसे नॉर्मल जो इंडेक्स फंड होते हैं या स्ट्रेटजी बेस्ड इंडेक्स फंड होते हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड 20-20, 25-25 साल का हम देख सकते हैं, तो उनके एनएफओ के बारे में बात करते हैं। अभी अगर ऐसी कुछ खासियत होगी ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के स्मॉल कैप फंड की स्ट्रैटेजी में कि हमें उसके बारे में बात करनी चाहिए, तो 6 महीने साल भर में हमें दिख जाएगा कि हाँ वो कहाँ है और कितना इसके बारे में बात किया जा सकता है इसके स्ट्रैटेजी के ऊपर में। बंधन नया लॉन्च किया, 1 साल में ऊपर आया तो दिखा। इन्वेस्ट करना न करना अलग चीज है, लेकिन कम से कम बात बंधन के बारे में हो रही है, तो ऐसा कुछ स्पेशल करके दिखाएगी ट्रस्ट, तो डेफिनेटली इसके बारे में बात होगी। अब यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं तो खासकर अगेंस्ट में हूँ ऐसे फंड के जो कि 1 साल में 70% का, जिसने 80% का रिटर्न दे दिया, बहुत ज्यादा 99% चांस है कि अगले साल वो ऐसा रिटर्न नहीं दे पाएगी। तो इसलिए, लेकिन मैंने एक एग्जाम्पल बताया कि अगर कोई फंड आके, जैसे क्वांट के फंड्स थे, आके एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ करेगी तो उसके बारे में खुद बात होगी, बट कुछ ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, कुछ प्रूवन नहीं है, तो ऐसे फंड के बारे में बात करना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जय प्रकाश वर्मा जी का क्वेश्चन, स्मार्ट एसआईपी क्या होता है? देखिए, ये एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट का तरीका होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि नॉर्मल एसआईपी होती है। क्लियर है? ये है असली चीज। इसके अलावा स्मार्ट एसआईपी, फ्लेक्सी एसआईपी, प्रोस्पेरिटी एसआईपी, 50 तरीके की ये सारी जो चीजें हैं, ये सब चोचले हैं, खुद को अलग दिखाने का एक तरीका है, एक यूएसपी क्रिएट करने का तरीका है। एक्चुअल में 0 बेनिफिट्स इसके मिलते हैं इन्वेस्टर को, क्योंकि ये सब फिर जो बेसिक प्रिंसिपल होता है इन्वेस्टमेंट का कि मार्केट को टाइम करने की जरूरत नहीं है, उसी को ब्रेक कर देता है। एसआईपी का बेसिक प्रिंसिपल यही होता है कि हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, हर महीने कुछ कुछ पैसा डालेंगे, क्योंकि हम मार्केट को टाइम नहीं कर सकते और न करना चाहते हैं। लेकिन अगेन जो ये फ्लेक्सी एसआईपी, स्मार्ट एसआईपी, ये सब जो है वो अगेन मार्केट को टाइम ही करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए ये सब चोचले हैं और कुछ नहीं है, इन सब से बच के रहे, नॉर्मल एसआईपी करें और खुश रहे। तो ये आज के सारे सवाल थे। आपके क्या कुछ ओपिनियन है इन सारे क्वेश्चंस पे और आंसर्स पे, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपके भी कुछ क्वेश्चंस है तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।